प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी साहित्य के इतिहास की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की थी, इसी क्रम में जो दूसरा भाग है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य के इतिहास के लेखन की जो प्रमुख पद्धतियां हैं, जिनके माध्यम से किसी भी भाषा का जो साहित्य का इतिहास लिखा जाता है, उसकी जो प्रमुख पद्धतियां हैं उसको हम समझने का आज यत्न करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले आती है इन पद्धतियों में वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति नाम से ही स्पष्ट है कि जब किसी रचनाकार के नाम के प्रथम वर्ण के अनुरूप जब इतिहास, साहित्य का इतिहास लिख दिया जाता है। जितने भी साहित्य के इतिहास में अब तक विद्वानों का जन्म हुआ है, उनके नामों को शब्दकोश की भांति संग्रहित करके संकलित करने के उपरांत प्रथम वर्ण में जो आते हैं उनको पहले, जैसे ए आ ई को पहले, ये र ल व स को बिल्कुल पश्चातवर्ती साहित्य के इतिहास में स्थान प्रदत्त किया जाता है, तो उस पद्धति को वर्णानुक्रम पद्धति के नाम से अभिहित किया जाता है। विद्यार्थी, एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे सूरदास देव एक केदारनाथ सिंह है, इनका समय है वो जन्म समय एवं जो इनकी जो काल प्रवृत्तियां वो भिन्न भिन्न है, किंतु अगर शब्दकोश के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वप्रथम केदारनाथ सिंह प्रथम स्थान अर्जित करेंगे, तत्पश्चात देव और तत्पश्चात सूरदास का चित्रण किया जाएगा। यद्यपि ये साहित्य के प्रारंभिक वर्षों में स्थान प्राप्त करते हैं सूरदास एवं देव, तथापि इनको अंतिम वर्ण में स्थान मिलेगा। कारण है क्योंकि वर्ण के अनुरूप ही साहित्य का सृजन किया जा रहा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह पूर्णतः असंगत है, क्योंकि इतिहास में काल क्रम सदैव महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है, किंतु यहाँ काल क्रम का विच्छेद हो रहा है, अतएव यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से असंगत विधि हो जाती है। इससे प्रतीत होता है कि मानो ये इतिहास लेखन न होकर एक शब्द लेखन या शब्दकोश का सृजन किया जा रहा हो। अब यहाँ ये सामान्य सी अवधारणाओं के पश्चात एक प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रारंभ में किन विद्वानों ने इस पद्धति के अनुरूप साहित्य के इतिहास का लेखन किया है। तो आप भली भांति ध्यान रखिए विद्यार्थियों, गारसा दासी और दूसरा शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज लिखा है, उसमें सर्वप्रथम गारसा तासी ने और तत्पश्चात शिव सिंह सेंगर दोनों ने ही वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। पुनः प्रश्न दोहराता हूं, साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम वर्णानुक्रम पद्धति के अनुरूप हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किसने किया? तो आपका उत्तर होगा गारसा तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने। अब साथियों, अगला जो प्रश्न है वह आपके समक्ष प्रस्तुत है। साथियों, दूसरी प्रमुख पद्धति है, यह पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। इतिहास, साहित्य का इतिहास लेखन के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण पद्धतियों में से एक पद्धति है। साथियों, जब भी मैं इतिहास शब्द का उपयोग करता हूं तो आप समझे कि साहित्य का इतिहास बोल रहा हूं। डॉक्टर नगेंद्र में भी साहित्य के इतिहास को बारंबार दोहरान करने के बजाय पुनः पुनः इतिहास शब्द का ही उपयोग साहित्य के इतिहास के लिए किया गया है। कालानुक्रम पद्धति है, उनकी जन्म तिथि के आधार पर जितने भी ग्रंथ हैं उनका चित्रण किया जाता है। जैसे कबीर है, कबीर का जन्म पूर्व में हो गया तो उनका इतिहास में पूर्व में स्थान रहेगा। उसके पश्चात जैसे बिहारी है, उनका पश्चात में जन्म हुआ तो उनको बाद में स्थान प्रदान किया जाएगा। जन के अनुरूप साहित्य में सृजन या साहित्य का सृजन या साहित्य का निर्माण किया जाता है। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इतिहास लेखन की दृष्टि से ये अपूर्ण क्यों है? जब काल क्रम को पूर्णतः दृष्टिपात रखा गया, उसके पश्चात भी ये अपूर्ण क्यों है? इसका कारण है साथियों, ये है कवि व्रत संग्रह। जो पूर्व में जो मैंने पद्धति का उल्लेख किया है और ये जो पद्धति, दोनों ही कवि व्रत संग्रह है, जिसमें कवियों से संबंधित जितने भी साहित्यिक रचनाएं हैं उन साहित्यिक रचनाओं का नाम भर का उल्लेख रहता है और अत्यंत ही सामान्य जानकारी उसमें उल्लेखित रहती है। और इस पद्धति का प्रयोग किसने किया है? सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस पद्धति का उपयोग करके साहित्य का निर्माण किया है, साहित्य के इतिहास का।
और उसके बाद में मिश्र बंधुओं ने। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पूर्व की परीक्षाओं में भी इस भांति का प्रश्न आया है कि कालानुक्रम पद्धति का उपयोग करते हुए कौन कौन से विद्वानों साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं द्वारा। इसके बाद में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इतिहास ग्रंथ कालानुक्रम पद्धति पर लिखे गए। तो मिश्र बंधुओं ने लिखा है मिश्र बंधु विनोद। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है द वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इस भांति के दोनों ग्रंथों का आप भली भांति ध्यान रखिए। एक विद्यार्थियों चौथी पद्धति हम पढ़ेंगे, विधेयवादी पद्धति। इनके जो इस पद्धति के जो प्रारंभिक लक्षण हैं हमें ग्रियर्सन के ग्रंथ में दिखाई देते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब विद्यार्थियों की दोनों पद्धतियों में क्या क्या कमी है। एक तो युग के अंदर जो चेतना प्रवाहित हो रही है, किस प्रकार की चेतना एवं परंपरा उस समय प्रवाहित है, इसका उल्लेख इन दोनों पद्धतियों में नहीं होता है। दूसरा, जो कवि के जो काव्य है, उस काव्य की जो मनोधारणाएं हैं, उन काव्यों की जो कला पक्ष एवं भाव पक्ष किस प्रकार के विचार रखते हैं, उसका उल्लेख भी इन दोनों पद्धतियों में नहीं होता है। आगे है विद्यार्थियों वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में कोई भी व्यक्ति जब भी लेखन कार्य करता है वो निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन मात्र करता है, और तथ्यों का संकलन भी पूर्णतः क्रमबद्ध तरीके से। आप भली भांति ज्ञात रहे आप कि इसमें तथ्यों का संकलन किया जाता है, वो भी निरपेक्ष एवं तटस्थ रहे। अब इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? इसकी कमी है कि इतिहास जो लेखन किया जाता है, उस इतिहास का जो लेखन किया जाता है, वो इतिहास का लेखन केवल तथ्यों का संकलन भर नहीं दे, उसमें व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग रहती है। उसकी व्याख्या भी हो, उसकी प्रवृत्तियों का उल्लेख भी हो, चेतना किस प्रकार थी, इन सभी का उल्लेख होना चाहिए। इसीलिए ये जो पद्धति है वो अपरिपक्व हो जाती है। आगे है विद्यार्थियों विधेयवादी पद्धति, और ये बेहद ही महत्वपूर्ण पद्धति है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। और विधेय का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के विवाद से परे ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसको पुस्तकों में जिसकी रचना की गई है, लिखा गया है, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, ऐसे ज्ञान को विधेय कहा जाता है। आचार्य जो विद्वान जो तेन हैं, जो फ्रेंच विद्वान हैं, ये इस पद्धति के उद्घोषकर्ता माने जाते हैं। तेन ने इस पद्धति के लिए 3 प्रमुख शब्दों का उपयोग किया है। साथियों, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप अपनी दृष्टि को पूर्ण रूपेण सज्ज रखिए। जाति, वातावरण एवं क्षण विशेष। अब यहाँ अगला जो सहायक प्रश्न अपने मन एवं मस्तिष्क में उभरता है कि जाति क्या है। तो जाति का आशय समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार के वर्ग रहते हैं, जो अपने अपने विचारधाराओं में संगठित रहते हैं, उनकी परंपराएं किस भांति की। जाति शब्द एक विशेष वर्ग समूह को उल्लेखित करता है, जैसे हिंदी जाति, तेलुगु जाति, कन्नड़ जाति, तो यहाँ भाषा समूह को उल्लेखित कर रहा है। यहाँ कोई ऐसा समूह जो किसी एक ही प्रकार की परंपरा या भिन्न भिन्न परंपराओं को मानते हुए भी एक समूह में आबद्ध है, तो उनकी जातीय चेतना किस भांति की है। तो जाति से आशय उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज, उनकी रीति और नीति। अब है वातावरण। वातावरण से आप स्पष्ट रूप से रखिए कि उस समय युगीन चेतना कैसी थी, उस समय प्रवृत्तियां कैसी थी और चेतना किस प्रकार की थी, युग की परिस्थितियां किस प्रकार की थी। इन सभी तत्वों का जो समावेश है वो वातावरण के भीतर हो जाता है। अब है साथियों क्षण विशेष, अर्थात यकाएक ऐसा क्या हुआ या समसामयिक परिस्थितियों में किस प्रकार का ऐसा परिवर्तन हो गया जिसने साहित्य के निर्माण में अपने विशेष परिवर्तन को जन्म दे दिया या उत्पन्न कर दिया है। तो ये जो क्षण विशेष अर्थात करंट, अंग्रेजी में करंट शब्द का उपयोग कर सकते हैं, या अद्यतन ऐसा क्या कार्य घटित हो गया जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है, उसका उल्लेख करना। ये 3 शब्दों से इसको हम समझ सकते हैं। ये अत्यंत व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति है। साहित्य की विकास प्रक्रिया में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अब है हिंदी साहित्य के इतिहास में इस पद्धति का उपयोग किसने किया। एक प्रश्न बनता है, आप अपना प्रत्युत्तर प्रदान करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ का जो सृजन है वो इसी पद्धति के माध्यम से किया। तत्पश्चात या पश्चातवर्ती रूप से किसने किया,
तो राम स्वरूप चतुर्वेदी एवं बच्चन सिंह अपने साहित्य इतिहास का जब लेखन करते हैं तो इसी पद्धति के आधार पर अपने विचारों को, अपनी मौलिक धारणाओं को आगे प्रस्फुटित करते हैं। जैसे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनकी ये जो परिभाषा है साहित्य के इतिहास के संदर्भ में, जो हमने पूर्ववर्ती जो वीडियो है उसमें समझा था, इसी में भी हमने विधेयवादी जो पद्धति उसके गुण एवं लक्षण सहजता से मिल जाते हैं। अब विद्यार्थी यहाँ जो राम स्वरूप चतुर्वेदी है, उन्होंने संवेदना का इतिहास लिखा है, उसमें भी विधेयवादी जो तत्व है वो मिल जाते हैं। कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, जो इस जगत में जो घटित हो रहा है उसको लिखने का कार्य करता है कवि। और जो कवि जो लिखता है, कवि के कामों को, आप इन शब्दों पर दृष्टि डाले विद्यार्थियों, जब कवि के कामों को जो न्यायोचित ठहराने का कार्य साहित्य का इतिहासकार करता है, ईश्वर के कामों को कवि न्यायोचित ठहराता है और कवि के कामों को न्यायोचित ठहराने का कार्य करता है साहित्य का इतिहासकार। इस पद्धति को तेन ने लिखा है, परंतु इस पद्धति का जो सर्वाधिक विरोध है वो हडसन करते हैं। हडसन इस पद्धति का विरोध करते हैं, इसीलिए विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें जो किसी व्यक्ति की जो प्रतिभा है, किसी व्यक्ति की जो सृजन शक्ति है, उसका समावेश नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति अपनी सृजनात्मक क्षमता एवं अपनी प्रतिभा से भी साहित्य की रचना करता है। एक तो उस व्यक्ति के प्रतिभा को न्यून रूप से इसमें सम्मिलित किया गया है और दूसरा है परंपराओं का समावेश नहीं है। इन दो शब्दों को लेते हुए, एक तो प्रतिभा, कवि की अपनी प्रतिभा भी रहते हैं, इसके आधार पर हडसन इसका भरसक स्तर पर विरोध करते हैं, और एक परंपरा। एक विद्यार्थी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जर्मन चिंतकों ने किसके आधार पर साहित्य के इतिहास का वर्णन किया, तो युगीन चेतना के आधार। और युगीन चेतना का ये जो चित्रण है, इसमें एक प्रमुख व्यक्ति आते हैं A.H. काफे। ये प्रसिद्ध विद्वान है, जो एक प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक है गेटे, उस गेटे की जो काव्य रचना है उसका युगीन चेतना के अंदर वर्णन करते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, गेटे, इसका चित्रण करते हैं। किंतु इसमें भी कमी है विद्यार्थियों, कमी वही है जिसका हडसन विरोध करते हैं। एक तो प्रतिभा एवं परंपरा, इन दोनों तत्वों का समावेश नहीं रहता। आप अंत तक जब साहित्य का इतिहास का अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों, तो युगीन चेतना शब्द का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं और परंपरा का जो प्रयोग है वो आचार्य प्रसाद द्विवेदी करते हैं। और इन्हीं दो शब्दों के आधार पर इनका जो विरोधाभास है वो भक्ति काल से लेकर रीति काल तक चला जाता है। अब विद्यार्थी, एक सामान्य से शब्द है जो ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसके आधार पर भी विभिन्न प्रकार का साहित्य का इतिहास का सृजन होता है, जिसमें विकासवाद, वर्ग संघर्ष एवं आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर वर्णन किया जाता है। अगली पद्धति है विद्यार्थियों साहित्य इतिहास का दर्शन, जिसमें दर्शन एवं विचार एवं दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रहते हैं। उसके आधार पर भी बहुत सारे विद्वानों ने साहित्य के इतिहास का सर्जन किया है। इसमें नलिन विलोचन शर्मा महत्वपूर्ण है। इनका साहित्य का इतिहास ग्रंथ है साहित्य इतिहास का दर्शन। एक महत्वपूर्ण जो अभी हाल ही में जो लिख रहे थे मैनेजर पांडे, इतिहास एवं साहित्य दृष्टि। ये दृष्टि शब्द एवं दर्शन शब्द, ये अपने आप में साहित्य इतिहास के दर्शन को प्रकट करते हैं। अब विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण है कि साहित्य इतिहास का जो विकासवादी सिद्धांत है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। और गणपति चंद्र गुप्त ने इस जो पद्धति का प्रयोग अपने जो हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है उसमें बहुत ही बखूबी करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र में भी इसका बहुत ही सुंदर तरीके से अपूर्व चित्रण मिलता है। साथियों, कोई भी जो साहित्यकार है वो 5 प्रकार की गतिविधियों को या क्रियाओं को संपन्न करके ही साहित्य के इतिहास का सर्जन करता है। साथियों, आप भली भांति दृष्टि रखिए, ये जो 5 तत्व है उसको मैं समझा रहा हूं, आप पूर्ण रूपेण एकाग्रचित एवं दत्तचित्त होकर सुने। सर्वप्रथम है सृजन शक्ति। कोई भी साहित्यकार है वो अपनी नैसर्गिक या प्राकृतिक सृजन शक्ति के माध्यम से ही साहित्य का निर्माण कर सकता है। अगर प्रतिभा नहीं है तो साहित्य का सर्जन भी नहीं होता। अब उसके निकट 2 प्रकार के विकल्प रहते हैं साथियों।
पहला विकल्प है परंपरा, अर्थात जो पूर्व से जो चली आ रही परंपरा। और इस परंपरा के लिए मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो विद्वान आचार्य उनका भी शब्द का चित्रण किया था, इनके भी लेखक, इनका कवि जो लेखक है उनका भी नाम लिया था। तो एक आता परंपरा, जो सदा से चली आ रही परंपरा है, जो अनवरत जो परंपरा है, जो विचारधारा है, वो दृष्टिकोण एक तो उस प्रतिभा संपन्न साहित्य के इतिहासकार के समक्ष रहता है, और दूसरा है विद्यार्थियों परिवेश अर्थात वातावरण, अर्थात तात्कालिक समय में किस प्रकार की युगीन चेतना थी उसका संदर्भ भी उसके समक्ष रहता है। तो अब साथियों, एक तो उसके सामने दृष्टिकोण है परंपरा का, और दूसरा दृष्टिकोण है उसके सामने युगीन चेतना का। अब इन दोनों के सामने, इन दोनों को लेकर उसके मध्य द्वंद्व उत्पन्न होता है कि वो किस चीज को लिखे या किस आधार पर रचना करे। तो जब परंपरा एवं वातावरण के मध्य द्वंद्व उत्पन्न होता है, तो जो प्रतिभा संपन्न जो कवि एवं लेखक है, साहित्यकार है, वो उसमें संतुलन स्थापित करता है, और संतुलन स्थापित करते हुए साहित्य के इतिहास की रचना करता है। अब ये जो द्वंद्व जो उपयोग में लिया है शब्द विद्यार्थियों, इन दोनों तत्वों के आधार पर द्वंद्व के भी भिन्न भिन्न प्रकार है। हो सकता है वो जो परंपराओं के अंतर्गत हो सकता है उसके मन के अंदर जो मन और मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मनोधारणाएं उत्पन्न हो रही, उसके आधार पर द्वंद्व उत्पन्न हुआ। या वातावरण के दृष्टिकोण से देखें तो उस समय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्य की जो वातावरण निर्मित हो रहा उनके मध्य द्वंद्व हो, तो उस द्वंद्व का वो सफलतम दृष्टिकोण से पटाक्षेप करता है और संतुलन करते हुए साहित्य के इतिहास की रचना करता है। तो साथियों, आप ध्यान रखिए, गणपति चंद्र गुप्त है, वो विकासवादी सिद्धांत की रचना करते हैं और 5 तत्वों का उल्लेख करते हैं: प्रतिभा, परंपरा, वातावरण, द्वंद्व और संतुलन। साथियों, लेखन पद्धति से संबंधित जो आज का वीडियो हमारा पूर्ण होता है। आगे जो अगला जो वीडियो प्रसारित होगा उसमें हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा किस प्रकार की रही है उससे संबंधित हम प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।